Now we are going to start our next heading, town and trade, new cities. तो हम देखेंगे कि जो अर्बन सेंटर्स थे जो कि सेवरल पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में 6th सेंचुरी में मर्ज हुए थे, उसमें से मैनी ऑफ दीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद. वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलॉन्ग रूट्स टू कम्युनिकेशन. तो ज़्यादातर सेंटर्स जो थे वो आपके महाजनपद की कैपिटल्स भी थी, और ये सारे जो इस टाउन्स थे ये आपके मेजर जो भी कम्युनिकेशन सेंटर से वहाँ पर ये लोकेट थे. सम सच एज पाटिलपुत्र वर ऑन द रिवरराइन रूट, others such as Ujjaini were land routes, others such as Pohar was near the coast from sea routes begin. तो हम बात करें कि पाटलिपुत्र था वो आपका रिवरराइन रूट पर था, उज्जैनी था वो आपका लैंड रूट्स पर था, पोहर था वो आपका कोस्ट रूट पे था, सी रूट्स पर था. बहुत सारी सिटी जैसे मथुरा है जो कि एक बस्टिंग सेंटर था कॉमर्शियल, कल्चरल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का. नेक्स्ट हेडिंग हमारी अर्बन पॉपुलेशन. तो जो एलाइट्स और क्राफ्ट पर्सन्स थे ये लोग जो आपके किंग्स एंड रूलिंग एलाइट्स थे ये लोग फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे, और आज इन सिटीज़ का एजुकेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मोस्ट साइट्स हैं यहाँ पर आज बहुत सारे लोग रहने लगे हैं. जैसे कि हड़प्पन सिटीज़ हैं बहुत सारे, उनका भी आज भी एग्जीक्यूशन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन डेवलप हो चुकी है, वहाँ लोग रहते हैं, तो उनको हटाना अब संभव नहीं है. इसी तरह से ये भी कुछ सिटीज़ हैं जिनका एग्जीक्यूशन अब संभव नहीं है. हालांकि यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम देम. आर्टिफैक्ट्स की बहुत संख्या में यहाँ से मिलते हैं, जिसमें कि फाइन पॉटरीज, बाउल्स हैं, डिशेज़ हैं, ग्लॉसी फिनिश के ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैं जिसका कि इस्तेमाल शायद ऋषिपुल किया करते होंगे. इसके अलावा कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, वेसल्स हैं, फिगराइंस हैं, और वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स भी मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, एवोरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग किया करते होंगे. By the 2nd century BC, we find short votive inscription in number of cities. 2nd century में हमको votive inscriptions मिले हैं. वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये वो रिकॉर्ड गिफ्ट्स होते हैं जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाए जाते हैं. These mention name of the donor, sometimes specify his or occupation as well. आपने देखा होगा कि टेम्पल्स वगैरह में, मंदिर वगैरह में जो दान करता होते हैं उनके नामों के पत्थर लगे होते हैं, है ना. सो किसने दान किया है, किसका नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था. तो इस तरह की जो भी पत्थर होते हैं ना वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. तो इन वोटिव इंस्क्रिप्शंस में जो मिले हैं इसमें डोनर्स के नेम लिखे गए हैं, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में लिखा गया है. तो इससे भी जानकारी मिलती है कि उन लोगों के बारे में जो इन टाउन्स में रहते थे. तो ये लोग कौन हुआ करते थे? वॉशिंग फोक्स होते थे, ये धोबी होते हैं, वीवर्स हैं, स्क्राइब्स हैं जो लिपि करता है, जो लिपि बनाते हैं, कारपेंटर्स हैं, पॉटर्स हैं, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल, कुछ रिलीजियस टीचर्स भी हैं, मर्चेंट एंड किंग्स. तो जो हमारे वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं इनके द्वारा हमें कॉमन लोग के बारे में, जो अर्बन पॉपुलेशन, उनके बारे में जानकारी मिलती है. समटाइम्स गिल्ड्स और श्रेन्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स आर मेंशन एज वेल. इसके अलावा कहीं कहीं जो गिल्ड्स हैं, श्रेन्स हैं, कुछ जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी इन स्टोन्स पर मिलती है. These guilds probably procures raw material, regulated production and marketed the finished products. जो गिल्ड जो हुआ करते थे शायद ये लोग वो लोग हुआ करते थे जो कि रॉ मटेरियल को लाया करते थे, जो कि मार्केट में इसको रेगुलेट किया करते थे, और जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केटिंग का काम किया करते थे. इट इज़ लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन यूज ए रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ अर्बन एलाइट्स. और ऐसा लगता है जो क्राफ्ट पर्सन हैं ये आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि जो डिमांड्स थी अर्बन एलाइट्स की उनको पूरा करने के लिए. तो इससे मालूम पड़ता है कि ये लोग आयरन टूल्स का भी इस्तेमाल किया करते थे. हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. फ्रॉम द 6th century BC, लैंड एंड रिवर रूट्स क्रिस क्रॉस्ड द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन overland into several Central Asia and beyond, and overseas from ports that dotted the coastline extending across the Arabian Sea to East and North Africa and West Asia through the Bay of Bengal to South East Asia and China.
सिक्स सेंचुरी में क्या था, लैंड और रिवर लाइन जो रूट्स था वो सब कॉन्टिनेंट से लेकर दूर डायरेक्शन तक फैला हुआ था। इसमें सेंट्रल एशिया से दूर से लेकर ओवरसीज तक, अरेबियन सी से लेकर ईस्ट, नॉर्थन अफ्रीका से लेकर वेस्ट एशिया तक, बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक। और जो रूलर्स थे वो अक्सर इन जो रूट्स पर अपने कब्जा करने की, कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे, पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर ए प्राइस। और ये भी संभव है जो रूलर्स थे इन रूट्स पर प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ प्राइस भी ऑफर किया करते थे। दोज हू traversed these routes included paddlers who probably traveled on foot and merchant who traveled with caravan, bullock carts and pack animals। तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ से गुजरने वाले लोग थे उसमें ज़्यादातर पैडलर्स हुआ करते थे, यानी जो पैदल चलने वाले यात्री हैं। मर्चेंट्स भी हैं जो कि कारवां में जाते होंगे, बुलक कार्ट्स पे जो कारवां है उसमें जाते होंगे, और पैक एनिमल्स या फिर जो एनिमल्स के झुंड के साथ जाते होंगे। देयर वर सी फेफरर्स हुज वेंचर वर रिस्की बट हाई प्रॉफिटेबल। इसके अलावा सी फेरर्स भी थे, समुद्री यात्री करने वाले लोग भी थे। हालांकि इनकी यात्रा काफ़ी रिस्की हुआ करती, लेकिन ये प्रॉफिटेबल हुआ करती थी। कुछ मर्चेंट्स हैं, और जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे इनको कहा जाता था मसातुवन, तमिल भाषा में सिटीज इन एंड सातवान्स इन प्राकृत लैंग्वेज में। कुड बिकम एनमसली रिच, ये वो सक्सेसफुल मर्चेंट थे जो कि काफ़ी रिच हुआ करते थे। ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, साल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल, ओट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ ये जो गुड्स जिसको कि एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाते थे, उसमें ज़्यादातर साल्ट होता था, ग्रेन होता था, क्लॉथ, मेटल ओट्स और फिनिश जो प्रोडक्ट्स होता था जिसको तैयार करते थे, ये इसको ट्रांसपोर्ट किया करते थे। इसमें साथ साथ कोई स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, टू नेम ए फ्यू स्पीसीज, स्पेशली पेपर, वर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर, एज वर टेक्सटाइल एंड medicinal plants, and these were all transported across the Arabian Sea to the Mediterranean। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिनल प्लांट जैसे कि कुछ स्पाइसेस हैं, जैसे पेपर, काली मिर्च है, जो कि रोमन एम्पायर में बहुत डिमांडिंग थी। इसके साथ साथ टेक्सटाइल है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसको लोग अरेबियन सी से लेकर मेडिटेरियन तक ट्रांसपोर्ट किया करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि उनका बिजनेस था वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। ये काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया करते थे। हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कॉइन्स एंड किंग्स। देखिए, जब बिजनेस होता है तो उसके लिए मनी चाहिए होता है, और जो मनी फॉर्म है वो शायद इनका कॉइन्स फॉर्म में होता होगा। तो जब इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज हुआ, जब सिक्कों का इंट्रोडक्शन हुआ, तो जो बिजनेस है इनका एक्सचेंज ऑर्डर काफ़ी फैसिलिट हुआ होगा। पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। पंच मार्क क्या होता है, इसमें पंच करके आप देख रहे हैं 2.7 पिक्चर देखेंगे आप अपनी बुक में, नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है। तो 2.7 पिक्चर में देखेंगे पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, इसमें मतलब किसी चीज़ को पंच किया गया, आकृतियों को उभारा गया है पंच करके। तो ये जो कॉइन्स थे ये बने होते सिल्वर और कॉपर के, 6th सेंचुरी में बने थे, और अर्लीस्ट टू मिंटेड एंड यूज, और ये इस्तेमाल होते थे उस दौरान और यूज़ की जाते थे। These have been recovered from execution at number of sites throughout the subcontinent। और इस तरह के जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं सिल्वर और कॉपर की, हमको बड़ी मात्रा में एजुकेशन में मिले हैं सब कॉन्टिनेंट एरिया में। न्यूमिस्मेटिक्स हैव स्टडीड दीज एंड अदर कॉइन्स टू रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क्स। जो न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कौन होते हैं, द पर्सन हु स्टडीज द कॉइन्स। जो कॉइन्स का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स हैं, उन्होंने इस बात का अध्ययन किया है कि जो ये कॉइन्स हैं इसको शायद रिकंस्ट्रक्ट किया गया होगा कमर्शियल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई द सिंबल ऑन पंच मार्क्स कॉइन विच स्पेसिफाई रूलिंग डायनेस्टीज। ये भी देखा कि जो पंच मार्क्स कॉइन्स हैं उस पर जो रूलिंग डायनेस्टीज के कुछ स्पेसिफिक सिम्बल्स बने हुए हैं। इसके साथ जैसे कि मौर्य जो एम्परर्स हैं उनके साथ साथ इसमें जो उन किंग्स के सिम्बल्स बने जिन्होंने इसको इशू किया था। इट इज़ आल्सो लाइक दैट मर्चेंट्स, बैंकर एंड टाउन पीपल इशूड सम ऑफ दीज कॉइन्स। ऐसा भी लगता है कि इसे किंग्स ही नहीं इशू करता था, कुछ बड़े मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, टाउन पीपल्स भी इस तरह के कॉइन्स को इशूज़ किया करते होंगे।
The first coin to bear the name and image of rulers were issued by the Indo-Greek, who established control over the northwestern part of the subcontinent 2nd century BC. ये माना जाता है कि पहला कॉइन जिसपे कि नाम लिखा हुआ है, रूलर्स की इमेज बनी हुई है, ये पहला कॉइन इशू हुआ था, किया गया था किसके द्वारा? ये इशू हुआ था इंडो ग्रीक्स, यानी इंडो ग्रीक्स थे, उनके द्वारा इशू किया गया था। और जब उन्होंने नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था 2nd सेंचुरी में। फर्स्ट गोल्ड कॉइन वाज इशूड 1st सेंचुरी सी बाय द कुशान। तो पहला जो कॉइन इशू हुआ था इस पे की नेम और इमेज बनी हुई तो इंडो ग्रीक्स के द्वारा हुआ था। और पहला जो गोल्ड कॉइन इशू हुआ था 1st सेंचुरी में, ये हुआ था कुशान्स के द्वारा। These were virtually identical in weight with those issued by contemporary Roman emperors and the Parthian rulers of Iran. और ये उसका जो वेट था वो शायद उस समय के जो भी कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर्स थे और पार्थियंस रूलर्स थे ईरान के थे, उनके द्वारा इशू किया गया था। तो ये जो कॉइन्स मिलते हैं ये मिलते हैं नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया में। The widespread use of gold coins indicate the enormous value of the transaction that were taking place. तो बहुत बड़ी संख्या में जो गोल्ड कॉइन्स का जो यूज़ हो रहा था, इससे मालूम पड़ता है कि उस दौरान ट्रांजेक्शन्स में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था। Besides, hordes of Roman coins have been found from archaeological site in South India. और रोमन की जो कॉइन्स हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में होर्ड्स में उनको मिले हैं साउथ इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। तो इससे लगता है कि जो नेटवर्क ट्रेड था वो केवल एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज में नहीं इनका कन्फाइंड था, बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ था, साउथ इंडिया से लेकर रोमन एम्पायर से। बल्कि इसका जो कनेक्शन था ये क्लोज थ्रू जो भी कनेक्शन था साउथ इंडिया का रोमन एम्पायर से, वो शायद ट्रेड के द्वारा ही होता होगा। कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स। जो कॉइन्स थे इसको इशू करते थे किंग्स करते थे, बिग बिजनेसमैन भी करते थे, बैंक्स भी करती थी, साथ साथ ट्राइबल रिपब्लिक्स थे ये भी कॉइन्स को इशू किया करते थे। खासतौर पे जो यादवेज हैं आपके पंजाब के और हरियाणा के, इनके द्वारा भी कॉइन्स इशू की जाते थे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में कॉपर कॉइन्स मिले हैं जो कि यादवेज के द्वारा इशू किए जाते हैं, जिससे मालूम पड़ता है यादवेज का इंटरेस्ट इकोनॉमिक एक्सचेंज के पार्टिसिपेशन में भी होता था। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्त रूलर। सबसे खास तरह का जो कॉइन है गोल्ड कॉइन, ये इशू किया गया था गुप्त रूलर्स के द्वारा। गुप्ता जो रूलर्स थे इनके द्वारा इशू किया गया था। द अर्लीस्ट इशूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। और जो गुप्तास काल के जो भी रूलर्स के द्वारा इशू जो कॉइन्स हैं, इनकी जो खास बात क्या है, ये प्योर गोल्ड के कॉइन्स हैं। These coins facilitate long distance transaction from which kings also benefit. और ये प्योर क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स थे, तो इनका जो इस्तेमाल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता था, जिससे किंग्स को भी फ़ायदा होता था। From 6th century CE onward, finds a gold coin paper off. Does this indicate that there was some kinds of an economic crisis? 6th सेंचुरी के बाद जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो टेपर ऑफ हो गए, इसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया, मतलब वो कॉइन्स नहीं मिल रहे हमें 6th सेंचुरी के बाद, ये कॉइन्स नहीं मिलते। तो क्या इसका कारण है कि क्या उस समय कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था कि 6th सेंचुरी के बाद के कॉइन्स हमें नहीं मिलते? इस इशू को लेकर हिस्टोरियंस काफ़ी डिवाइडेड हैं। कुछ का मानना है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर उस समय कोलैप्स हो चुकी थी, हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि रोमन एम्पायर उसमें कोलैप्स हो गई थी, इसलिए इस लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो गया था। रोमन एम्पायर के कोलैप्स के रीज़न में पढ़े थे कि और इस्लाम का आना हो गया था, कुछ ऐसे वॉर्स भी थे, जिसकी हो सकता है कि इसकी वजह से रोमन एम्पायर के कोलैप्स होने की वजह से जो लॉन्ग ट्रेड डिस्टेंस ट्रेड था वो डिक्लाइन हुआ होगा, और इससे जो प्रॉस्पेरिटी स्टेट वो अफेक्टेड हुई होगी। कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम इट, और साथ साथ जो कम्युनिटीज़ हैं जो रीजन्स स्टेट से फ़ायदा लेते होंगे वो भी इफेक्टेड हुए होंगे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क ऑफ ट्रेड स्टार्टेड एमर्जिंग अराउंड दिस टाइम,
कि उस दौरान न्यू टाउन्स एमर्ज हो गए थे और ट्रेड के नए नेटवर्क्स एमर्ज हो गए थे, जिसके कारण जो आपके गोल्ड कॉइन्स हैं वो टेपर ऑफ हुए होंगे। दे आल्सो पॉइंट आउट दैट दो फाइंड्स ऑफ कॉइन्स एट टाइम ऑफ फ्यूअर कॉइन्स कंस्टिट्यूट मेंशन इंस्क्रिप्शन टैक्स। कुछ का ये भी मानना है कि हालांकि उस तरह के कॉइन्स तो नहीं मिलते, जो मिलते बहुत कम संख्या में मिलते हैं, लेकिन कॉइन्स के बारे में इंस्क्रिप्शन और टैक्स में मेंशन किया गया है। यानी 6th सेंचुरी के में कॉइन्स की संख्या तो कम है जो मिले हुए हैं, लेकिन उनके रेफरेंस इंस्क्रिप्शन और टैक्स में लिखा हुआ है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि देयर आर फ्यूअर फाइंड्स बिकॉज कॉइन्स फॉर सर्कुलेशन रेदर देन बीइंग होर्डेड। तो ये संभव है कि उस समय जो कॉइन्स हैं उसको जो बड़े लोग हैं, पैसे वालों ने होर्ड कर लिया हो, जमाखोरी कर ली होगी और उसको सर्कुलेशन में कम कर दिया होगा। ये भी चांसेस हो सकता है कि उस समय के कॉइन्स हमेशा संख्या में नहीं मिलते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टडी हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए गए हैं, आपको वो नोट कर लें। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं।